नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पवन सूत एकेडमी में। दोस्तों, इतिहास के प्राचीन स्थल जो राजस्थान के हैं उसके बारे में हम लोग पहले वीडियो में चर्चा कर लिए हैं। इस दूसरे वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं 1857 की क्रांति के बारे में। संपूर्ण 1857 की क्रांति कब, कहाँ, किसके द्वारा, कैसे, क्या प्रक्रिया रही 1857 की क्रांति का, क्या कारण रहे, उन सभी के बारे में इसे एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। चलिए भाइयों, स्टार्ट करते हैं सेशन और बात करेंगे सबसे पहले हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में। तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो आपको पता होना चाहिए, चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करना तात्कालिक कारण था। ठीक है, ये कारतूस एनफील्ड नामक राइफल में प्रयोग किए जाते थे और इनके चारों ओर गाय और सूअर की चर्बी से बनी झिल्ली लगी होती थी जिसे दांत से काटना होता था। इसका भारतीय सैनिकों ने विरोध किया। कौन सी राइफल थी? एनफील्ड नामक राइफल थी। किसकी चर्बी थी? गाय और सूअर की चर्बी थी। कारण क्या था 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे कारण थे। अंग्रेजों का इतना ज़्यादा दमन कर दिए थे कि सारी जनता परेशान थी। कहीं कोई टैक्स लग रहा है, कहीं किसी को बंदी बनाया जा रहा है। ये सब भी कारण थे। साथ ही साथ तात्कालिक कारण अर्थात उस समय का 1857 की क्रांति का चर्बी वाले कारतूस प्रमुख रूप से आपसे पूछे जाते हैं। यह विरोध सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? पूछ लेता है कि 1857 की क्रांति का आगाज कहाँ से हुआ था। तो यह विरोध सबसे पहले बैरकपुर पश्चिम बंगाल के सैनिक छावनी के सैनिकों द्वारा किया गया था। बैरकपुर पश्चिम बंगाल के सैनिकों ने सबसे पहले विरोध किया कि हम इस चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। बैरकपुर सैनिक छावनी की 34वीं रेजिमेंट में इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। किस रेजिमेंट के थे? 34वीं रेजिमेंट के। किस छावनी में? बैरकपुर सैनिक छावनी में। किस इन्फेंट्री के? तो 34वीं रेजिमेंट में इन्फेंट्री के सिपाही थे। कौन था? मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 को 2 अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूरसन को 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, तो किन 2 अंग्रेज अधिकारियों को मारे थे? तो लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूरसन। इनका नाम आप याद रखिएगा। कब मारे थे? तो 29 मार्च 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। मंगल पांडे निवासी कहाँ के थे? तो बलिया उत्तर प्रदेश के निवासी थे। फांसी कब हुई? तो 8 अप्रैल 1857 को। 29 मार्च 1857 को लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूडसन को गोली मारकर उनकी हत्या करते हैं और ठीक अगले महीने 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। यह इस क्रांति का प्रथम बलिदानी शहीद माने जाते हैं। इनके साथ साथ कुछ दिन बाद ईश्वर पांडे को भी फांसी की सजा दे दी गई। क्यों दे दी गई? क्योंकि ईश्वर पांडे को पता था कि मंगल पांडे लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूडसन को गोली मारने वाले हैं और उन्होंने अंग्रेजी तंत्र को बताया नहीं था। इस जुर्म में ईश्वर पांडे को भी फांसी की सजा हो गई। जो 1857 की क्रांति का पूर्व निर्धारित तिथि था वो कितना था? पूछा हुआ है। तो 31 मई 1857 पूर्व निर्धारित तिथि थी क्रांति करने के लिए। लेकिन तब तक इधर बीच में 29 मार्च 1857 को ही मंगल पांडे लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूडसन की हत्या कर देते हैं। ये जो निर्धारित की गई थी 31 मई 1857 की तिथि, इसमें क्रांति करने के लिए योजनाकर्ता कौन कौन था? तो अजीमुल्ला खां थे कानपुर के, जो नाना साहिब के सहयोगी थे। दूसरा नाम आता है रंगोजी बापू का, ये सतारा महाराष्ट्र अप्पा साहिब के सहयोगी थे। क्रांति का योजना स्थल अर्थात कहाँ पे बैठ करके ये योजना बनाई जा रही थी कि 31 मई 1857 को क्रांति का आगाज किया जाएगा, शुभारंभ किया जाएगा। तो लंदन में बैठ करके अजीमुल्ला खां और रंगोजी बापू योजना बना रहे थे। क्रांति के समय विभिन्न पदों पर नियुक्त व्यक्ति, सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न बनता है, क्रांति के समय
ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन थे। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। राजस्थान का एजीजी बहुत महत्वपूर्ण है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी अर्थात एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी का पूरा नाम होता है, कौन था? तो पैट्रिक लॉरेंस था राजस्थान का एजीजी। एजीजी पद का सृजन किसके द्वारा किया गया था? तो 1832 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग के समय 1832 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग के समय एजीजी पद का सृजन किया गया था, अर्थात एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल पद बनाया गया था। राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? तो मिस्टर लॉकेट था राजस्थान का प्रथम एजीजी। एजीजी का मुख्यालय कहाँ हुआ करता था? तो अजमेर बनाया गया था। ठीक है, अजमेर बनाया गया था एजीजी का मुख्यालय। 1845 में ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू में रखा गया था, अर्थात ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कहाँ था? माउंट आबू में। प्रथम एजीजी कौन था? मिस्टर लॉकेट। एजीजी पद का सृजन कब किया गया? 1832 में विलियम बेंटिंग के समय। राजस्थान का एजीजी पैट्रिक लॉरेंस था। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। इन सब से सीधा 1 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनी थी? बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा हुआ है। तो जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी। कितनी थी? 6 सैनिक छावनी थी, जिसमें एक थी हमारी एरिनपुरा पाली में, इसका नाम था जोधपुर लीजियन। एक थी देवली टोक में, कोटा रेजिमेंट कंटिंजेंट। नसीराबाद, ब्यावर, ये दोनों अजमेर में थे। नसीराबाद में 15 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही रहते थे। ब्यावर में मेरवाड़ा रेजिमेंट 1822 में गठित किया गया था, बहुत महत्वपूर्ण है। मेरवाड़ा रेजिमेंट का संबंध किस सैनिक छावनी से था? तो ब्यावर से। ब्यावर कहाँ पे? अजमेर में। एक था हमारा खेरवाड़ा। खेरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर था। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई थी? तो 1841 में। खेरवाड़ा मेवाड़ भील कोर। ब्यावर मेरवाड़ा रेजिमेंट। ठीक है ना। एक नीमच था। नीमच मध्य प्रदेश में सैनिक छावनी हुआ करती थी, जिसे आर्टिलरी कहते हैं। तो ये कुल 6 सैनिक छावनी थी 1857 की क्रांति में। एरिनपुरा पाली में जोधपुर लीजियन, देवली टोक में कोटा कंटिंजेंट, खेरवाड़ा मेवाड़ भील कोर 1841 में बना था। ब्यावर मेरवाड़ा रेजिमेंट 1822 में बना था। नसीराबाद 15 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, तो ये कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिसमें खेरवाड़ा से मेवाड़ भील कोर और ब्यावर से मेरवाड़ा रेजिमेंट, इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। कौन कौन? ब्यावर, अजमेर से मेरवाड़ा रेजिमेंट, खेरवाड़ा से मेवाड़ भील कोर, इन दोनों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। ठीक है ना। क्रांति के समय विभिन्न रियासतों में नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट की बात करते हैं। जयपुर रियासत में पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कर्नल ईडन था। जयपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जनरल ईडन था, कर्नल ईडन था। भरतपुर में मॉरिसन था पॉलिटिकल एजेंट। जोधपुर में मैकमोसन। सिरोही में डीजे हॉल था, जेडी हॉल। उदयपुर में कौन था? मेजर सावर्स था। कोटा में कौन था? मेजर बर्टन था। तो जयपुर कर्नल ईडन, भरतपुर में पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन था, जोधपुर में मैकमोसन, सिरोही में जेडी हॉल, उदयपुर में मेजर सावर्स, कोटा में मेजर बर्टन। ठीक है। 1857 की क्रांति का प्रथम स्थल राजस्थान में कौन सा था? तो नसीराबाद था।
अब हम बात करते हैं एक एक क्रांतियों के बारे में। नसीराबाद में क्रांति। नसीराबाद में क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 28 मई 1857 को नसीराबाद में क्रांति शुरू हो जाती है। नसीराबाद सैनिक छावनी का अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो प्रिचार्ड था। नसीराबाद क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? बख्तावर सिंह था। क्रांति करने वाली सैनिक टुकड़ी कौन सी थी? तो शुरू किया था 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने, और बाद में 30वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी वो 15वीं के साथ आ गई थी। तो स्टार्टिंग क्रांति करने वाली सैनिक टुकड़ी कौन सी थी? तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है ना। 30वीं बाद में उसके साथ में आ गई। क्रांतिकारियों ने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। बहुत महत्वपूर्ण है ये नसीराबाद वाली 28 मई 1857। प्रश्न बना हुआ है कि 28 मई 1857 को नसीराबाद की क्रांति हुई तो उसमें किन अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी? तो स्पॉटिसवुड और न्यूबरी, इन दोनों की हत्या कर दी गई थी नसीराबाद की क्रांति में। नसीराबाद से जोधपुर जाते समय दिल का दौरा पड़ने से किसकी मृत्यु हो गई? तो कर्नल पेन्नी की। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने नसीराबाद के अंग्रेज अधिकारियों को शरण दी थी। बहुत महत्वपूर्ण है। नसीराबाद के अंग्रेज अधिकारियों को शरण किसने दिया था? तो जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने नसीराबाद के अंग्रेज अधिकारियों को शरण दिया था। नसीराबाद के क्रांतिकारी भरतपुर रियासत से होते हुए दिल्ली पहुंचे, अतः भरतपुर में भी क्रांति हो गई। नसीराबाद के क्रांतिकारी कहाँ से होते हुए दिल्ली पहुंचे थे? पूछा हुआ प्रश्न है। तो भरतपुर होते हुए दिल्ली गए थे। जाहिर सी बात है भरतपुर में भी क्रांति का शुभारंभ हो जाता है। तो नसीराबाद की क्रांति 28 मई 1857 को। अब देखते हैं भरतपुर क्रांति के बारे में, ठीक है। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग 15वीं बंगाल नेटिव के बारे में देख लेते हैं। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को तारागढ़ से नसीराबाद छावनी में नियुक्त किया गया था। उनके हथियार जमा करवाए गए तथा उन पर निगरानी हेतु बंबई लांसर्स को नियुक्त किया गया। प्रश्न बना था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को तारागढ़ से किस छावनी में नियुक्त किया गया? तो तारागढ़ से नसीराबाद नियुक्त किया गया था, ठीक है। और नसीराबाद जब नियुक्त किया गया तो उनकी निगरानी के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो बंबई लांसर्स को नियुक्त किया गया था। अतः एक सैनिक बख्तावर सिंह ने अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड से पूछा कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, क्या हम विद्रोही हैं? बख्तावर के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया और नसीराबाद में क्रांति शुरू हो गई। किस सैनिक ने प्रिचार्ड से पूछा था? बख्तावर सिंह ने। क्या पूछा था? हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा, क्या हम विद्रोही हैं? इसका जवाब प्रिचार्ड ने नहीं दिया और उसी की देन थी कि 28 मई 1857 को नसीराबाद में क्रांति शुरू हो जाती है। अब हम बात करेंगे, क्योंकि नसीराबाद के जो क्रांतिकारी थे, क्रांति करने के बाद जब ये दिल्ली जाने लगे तो भरतपुर से होते हुए गुजरे, जिस कारण से भरतपुर में भी क्रांति भड़क उठी थी। भरतपुर में क्रांति होती है 31 मई 1857 को। नसीराबाद में कब हुई थी? 28 मई 1857 को। ठीक 2 दिन के बाद 31 मई 1857 को भरतपुर में क्रांति का आगाज हो जाता है। शासक कौन था भरतपुर की क्रांति के समय? तो जसवंत सिंह। कैसे थे? अल्पायु थे। तो भरतपुर में गुर्जर और मेव जाति द्वारा नेतृत्व किया गया था। भरतपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जो 31 मई 1857 को शुरू हुआ तो गुर्जर और मेव जाति के लोगों ने नेतृत्व किया था। भरतपुर में क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मॉरिसन था। मॉरिसन भाग गया और आगरा के किले में जाकर के अपना जान बचाया था।
प्रश्न बना था भरतपुर में क्रांति के दौरान कौन अंग्रेज अधिकारी भागा था? मॉरिसन भागा था। किस किले में जाकर के जान बचाया? तो आगरा के किले में जाकर के जान बचाया था। उसके ठीक 2 दिन के बाद नीमच छावनी में अर्थात 3 जून 1857 को नीमच में क्रांति हो जाती है, जिसके पीछे कारण क्या था कि 2 जून 1857 को नीमच छावनी के अंग्रेज अधिकारी एबॉट ने भारतीय सैनिकों को स्वामी भक्ति की शपथ दिलाई थी, अर्थात गुलाम बनने के लिए कसम दी जा रही थी 2 जून 1857 को। लेकिन मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने शपथ लेने से मना करते हुए नीमच में क्रांतियों का नेतृत्व किया था। नीमच में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने नीमच छावनी में क्रांति का नेतृत्व किया था। शपथ से मना करते हुए मोहम्मद अली बेग ने एबॉट से कहा कि जब अंग्रेजों ने ही अपनी शपथ का पालन नहीं किया तो हम भी ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं हैं। यह किसने कहा? तो मोहम्मद अली बेग ने कहा। किससे कहा? तो एबॉट से कहा था, क्योंकि उस समय नीमच छावनी का अंग्रेज अधिकारी जो था वो एबॉट था। नीमच से भागे अंग्रेजों ने चित्तौड़गढ़ के डुंगला गांव में किसान रुग्गा राम के घर शरण ली थी। नीमच से भागे हुए कितने अंग्रेज सैनिक थे? तो 40 अंग्रेज सैनिक थे। कहाँ पे निवास किए? तो चित्तौड़गढ़ के डुंगला गांव में। किस किसान के यहाँ? तो किसान रुग्गा राम के यहाँ शरण लिए थे। महाराणा स्वरूप सिंह ने इन अंग्रेजों को पिछौला झील उदयपुर के जग मंदिर में ठहराया, अतः स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अगर मोटी मोटा हम देखें तो अंग्रेज इतने शक्तिशाली नहीं थे, हमारे खुद अपनों का साथ नहीं दिए, जिस कारण से इतनी जलालत झेलनी पड़ी थी। स्वरूप सिंह चाहते तो इनको नष्ट भी करवा देते, मरवा देते, हत्या करवा देते, लेकिन पिछौला झील उदयपुर के जग मंदिर में ठहराते हैं और अंग्रेजों का साथ देते हैं, अपने देश के क्रांतिकारियों को छोड़ देते हैं। नीमच के क्रांतिकारियों को शाहपुरा रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह ने शरण दी थी। लक्ष्मण सिंह देखिए महान आत्मा थे उस समय, जो नीमच के क्रांतिकारी थे उनको शाहपुरा रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह ने शरण दिया था। यहाँ से ये क्रांतिकारी टोक रियासत होते हुए दिल्ली पहुँचे थे। नीमच के क्रांतिकारी किस रियासत से होते हुए दिल्ली पहुँचे? तो टोंक रियासत से होते हुए दिल्ली पहुँचे थे, अतः टोंक में भी क्रांति शुरू हो जाती है। टोंक का तात्कालिक नवाब कौन था? तो वजीरुद्दौला। इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, अतः इनको ईसाई राजा के नाम से जाना जाता है। किस राजा को ईसाई राजा के नाम से जाना जाता है? तो टोंक के नवाब वजीरुद्दौला को ईसाई राजा के नाम से जाना जाता है। टोंक की प्रजा ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था, अर्थात टोंक के जो रहने वाले थे, जो वहाँ के प्रजा थे, उन सभी ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। टोंक में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो मीर आलम खां और नासिर मोहम्मद टोंक में क्रांति का नेतृत्व करते हैं। इन दोनों का सहयोग किसने किया था? तो मीर आलम खां और नासिर मोहम्मद टोंक में क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। उस समय तात्या टोपे इन दोनों का सहयोग किए थे। ठीक है। 5 जून 1857 को देवली सैनिक छावनी में और 14 जून 1857 को टोंक रियासत के सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया था। टोंक रियासत के सैनिकों द्वारा विद्रोह कब किया गया? 14 जून 1857 को। मोहम्मद मुजीब का ग्रंथ है आजमाइश। किस ग्रंथ से पता चलता है कि टोंक रियासत में महिलाओं ने भी क्रांति में भाग लिया? तो मोहम्मद मुजीब का ग्रंथ है आजमाइश, जिसके अनुसार टोंक रियासत में महिलाओं ने भी क्रांति में भाग लिया था। आजमाइश ग्रंथ के अनुसार मोहम्मद मुजीब का है, याद रखने का है।
टोंक रियासत से कितने मुजाहिद दिल्ली पहुंचे? 600 मुजाहिद दिल्ली पहुंचे तथा इन्होंने बहादुर शाह जफर को 5 रुपए की भेंट प्रदान की और उनके पक्ष में युद्ध किया। किस रियासत के मुजाहिद दिल्ली पहुंचे थे? तो टोंक रियासत के मुजाहिद दिल्ली पहुंचे थे। अलवर रियासत में क्रांति की बात करें तो 10 जुलाई 1857 को अलवर रियासत में क्रांति होती है। अलवर के शासक कौन थे? विनय सिंह, जिन्हें बन्नो सिंह भी कहा जाता है। इन्होंने अलवर की राजकीय सेना को अंग्रेजों की सहायता हेतु आगरा भेजा था, अतः अंग्रेजों का साथ दिया था। अलवर के शासक जो विनय सिंह बन्नो सिंह हैं, इन्होंने अलवर की राजकीय सेना को अंग्रेजों की सहायता के लिए आगरा भेजा था। किस शासक ने अंग्रेजों की सहायता के लिए अलवर की राजकीय सेना को आगरा भेजा? विनय सिंह, अलवर के शासक ने, जिनका नाम था विनय सिंह। यहां विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? तो मेव और गुर्जर जातियों ने ही विद्रोह किया था। अलवर रियासत में क्रांति के बाद अजमेर में क्रांति भड़क उठती है। 9 अगस्त 1857 को अजमेर में क्रांतिकारियों ने तारागढ़ पर आक्रमण कर 50 से ज़्यादा साथियों को मुक्त कराया था। अजमेर की सुरक्षा हेतु निम्न स्थानों से सैनिक सहायता बुलाई गई थी, जिसमें ब्यावर से मेरवाड़ा रेजिमेंट थी, देवली से कोटा कंटिंजेंट, जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में जोधपुर की राजकीय सेना को अजमेर भेजा था। गुजरात के डीसा नामक स्थान से यूरोपियन रेजिमेंट की हर मेजेस्टीज सैनिक टुकड़ी को अजमेर भेजा गया। बम्बई से भी सैनिक सहायता अजमेर बुलाई गई थी। तो ब्यावर से मेरवाड़ा रेजिमेंट, देवली से कोटा कंटिंजेंट, जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में जोधपुर की राजकीय सेना को अजमेर भेजा। गुजरात के डीसा नामक स्थान से यूरोपियन रेजिमेंट की हर मेजेस्टीज सैनिक टुकड़ी को अजमेर भेजा गया। बम्बई से भी सैनिक सहायता अजमेर बुलाई गई थी। उसके बाद फिर एरिनपुरा में क्रांति होती है 21 अगस्त 1857 को। इस छावनी की जोधपुर लीजियन रेजिमेंट में पूरबिया सैनिक भी शामिल थे। पूरबिया सैनिकों का संबंध किस क्रांति से है? तो एरिनपुरा क्रांति से है, जो 21 अगस्त 1857 को घटित होती है। इन सैनिकों ने माउंट आबू में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किया तथा एजीजी के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कर दी। एरिनपुरा लौटकर अन्य सैनिकों से मिलकर 23 अगस्त को एरिनपुरा में भी विद्रोह कर दिया गया था। ठीक है ना? एरिनपुरा में नेतृत्व किसने किया था? तो शीतला प्रसाद, तिलक राम, मोती खां एरिनपुरा में क्रांति का नेतृत्व किए थे। उस समय आसोप ठिकाने के ठिकानेदार कौन थे? ठाकुर शिवनाथ सिंह ने भी सैनिकों का सहायता किया था। इन सैनिकों ने दिल्ली जाते समय नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। कहाँ के सैनिकों ने नारा दिया था? तो एरिनपुरा के सैनिकों ने नारा दिया था। क्या दिया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। नेतृत्व करता है एरिनपुरा में शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोती खां। बात करेंगे नारनौल का युद्ध 1857 में होता है। एरिनपुरा के विद्रोही सैनिकों को दिल्ली जाने से रोकने हेतु गराड़ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना भेजी गई थी। इस युद्ध में क्रांतिकारियों की पराजय हुई, परंतु घायल होने से गराड़ भी मारा गया था। गराड़ किस युद्ध से संबंध रखता है? तो नारनौल के युद्ध में। क्यों गया था? तो विद्रोही सैनिकों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए। एरिनपुरा के विद्रोही सैनिक जो थे वो दिल्ली जा रहे थे, तो उन्हें रोकने के लिए गराड़ गया। और हालांकि हमारे क्रांतिकारी तो हार गए, लेकिन गराड़ भी इतना घायल हो चुका था कि वो भी मारा गया। आउवा में क्रांति
सितंबर 1857 में आउवा में क्रांति होती है। आउवा में क्रांति का नेतृत्व किया कुशाल सिंह चंपावत ने। इनके साथ निम्न जागीरदार थे जिन्होंने आउवा में क्रांति का समर्थन किया था। आसोप ठिकाने के ठिकानेदार शिवनाथ सिंह, गुलर ठिकाने के बिशन सिंह, लांबिया ठिकाने के पृथ्वी सिंह, अलड़ियावास ठिकाने के ठाकुर अजीत सिंह, इन लोगों ने आउवा में क्रांति के लिए कुशल सिंह चंपावत जी का साथ दिया था। आसोप ठिकाने के शिवनाथ सिंह, गुलर ठिकाने के बिशन सिंह, लांबिया ठिकाने के पृथ्वी सिंह, अलड़ियावास ठिकाने के ठाकुर अजीत सिंह। रेख में वृद्धि के प्रश्न को लेकर महाराजा तख्त सिंह व जागीरदारों के मध्य मनमुटाव चल रहा था। किसके लिए? रेख में वृद्धि अर्थात कर में या टैक्स कह सकते हैं, टैक्स में वृद्धि। जागीरदारों का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया था। ठाकुर शिवनाथ सिंह के कहने पर एरिनपुरा के विद्रोही सैनिकों ने जागीरदारों का साथ दिया था। किसके कहने पर एरिनपुरा के विद्रोही सैनिकों ने जागीरदारों का साथ दिया था? तो ठाकुर शिवनाथ सिंह के कहने पर। शिवनाथ सिंह कहाँ के जागीरदार थे? तो आसोप ठिकाने के जागीरदार थे। इसीलिए ये आपको पता होना चाहिए कि कुशाल सिंह चंपावत ने तो नेतृत्व किया आउवा में, लेकिन उनके साथ जागीरदार जो थे वो आसोप ठिकाने के शिवनाथ सिंह, गुलर ठिकाने के बिशन सिंह, लांबिया ठिकाने के पृथ्वी सिंह, अलड़ियावास ठिकाने के ठाकुर अजीत सिंह। किसके कहने पर एरिनपुरा के विद्रोही सैनिकों ने जागीरदारों का साथ दिया था? तो आसोप ठिकाने के ठाकुर शिवनाथ सिंह के कहने पर जागीरदारों के साथ आ गए थे एरिनपुरा के विद्रोही सैनिक। कुशाल सिंह के नेतृत्व में जागीरदारों व क्रांतिकारियों ने जोधपुर की राजकीय सेना और अंग्रेजी सेना को निम्न 2 युद्धों में हराया था। किसके नेतृत्व में? तो कुशाल सिंह चंपावत। किसने किसने? तो जागीरदार और क्रांतिकारियों ने। किस सेना को? तो जोधपुर की राजकीय सेना और अंग्रेजी सेना को। पहला था बिथौरा युद्ध जो पाली में 8 सितंबर 1857 को हुआ। बिथौरा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को पाली में। इस युद्ध में क्रांतिकारियों के विरुद्ध जोधपुर की राजकीय सेना का नेतृत्व ओनाड सिंह ने किया और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हीथकोट किया था। प्रश्न बना हुआ है कि जोधपुर की राजकीय सेना का नेतृत्व किसने किया था? बिथौरा के युद्ध में जो पाली में 8 सितंबर 1857 को हुआ बिथौरा का युद्ध, उसमें जोधपुर की राजकीय सेना का नेतृत्वकर्ता कौन था? ओनाड सिंह था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्वकर्ता कौन था? हीथकोट था। इस युद्ध में क्रांतिकारियों ने ओनाड सिंह को मारा, साथ ही साथ हीथकोट भाग गया, अतः क्रांतिकारियों की विजय होती है। अपनों को मारने के लिए अपने ही उतावले थे, वरना गैरों को क्या मजाल की हाथ बढ़ा देते। आप देख रहे हैं बिथौरा का युद्ध पाली में हो रहा है 8 सितंबर 1857 को। जो क्रांतिकारी हैं उनके विरुद्ध जोधपुर की राजकीय सेना, नेतृत्वकर्ता कौन है? ओनाड सिंह है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्वकर्ता हीथकोट, ये तो समझ में आ रहा है। ओनाड सिंह तो ये समझ के बाहर था। अपने ही देश के क्रांतिकारियों के विरुद्ध अपना खड़ा हुआ है हर इतिहास में। ओनाड सिंह मारा गया, क्रांतिकारियों ने हत्या कर दिया इनकी, साथ ही साथ हीथकोट भाग गया था और हमारे क्रांतिकारी जीत गए थे। एक तो बिथौरा के युद्ध में 8 सितंबर 1857 को हराया। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर को हो जाता है 1857 पाली में ही। 1-8 को हो रहा है, हारे, फिर भी अभी मान नहीं रहे हैं। फिर 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध होता है। इस युद्ध में क्रांतिकारियों के विरुद्ध जोधपुर की राजकीय सेना का नेतृत्व मैकमोसन ने किया था। मैकमोसन यहां पे है। बिथौरा वाले युद्ध में कौन था? याद होना चाहिए आपको, ओनाड सिंह था। बिथौरा वाले में जो हमारी राजकीय सेना थी उसका नेतृत्व ओनाड सिंह किया था, जो मारा गया था। और चेलावास के युद्ध में राजकीय सेना जो जोधपुर की थी, इसका नेतृत्व मैकमोसन ने किया और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने किया।
बिथौड़ा वाले में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था? हीथकोट किया था। चेलावास 18 सितंबर 1857 को राजकीय सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? मैकमोसन कर रहा है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? एजीजी पैट्रिक लॉरेंस कर रहा है। मैकमोसन मारा गया तथा क्रांतिकारियों की विजय हुई थी। मैकमोसन का सिर काटकर आउवा किले के मुख्य द्वार पर लटकाया गया था। किस युद्ध में मैकमोसन का सिर काट करके आउवा के किले के मुख्य द्वार पर लटकाया गया था? तो चेलावास के युद्ध में, जो 18 सितंबर 1857 को घटित हुआ था। एक प्रश्न बना था कि मैकमोसन का सिर काटकर किस किले के मुख्य द्वार पर लटकाया गया? तो आउवा किले के मुख्य द्वार पर लटकाया गया था। इस युद्ध को काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। किस युद्ध को काले गोरों का युद्ध कहा जाता है? तो चेलावास के युद्ध को काले और गोरों का युद्ध कहा जाता है। चिड़ावा के गांधी भाई किसे कहते हैं? प्यारेलाल गुप्ता को कहते हैं। 20 जनवरी से 23 जनवरी 1858 तक अंग्रेजी सेना ने हाम्स के नेतृत्व में आउवा किले को घेरा था। अंग्रेजी सेना ने किसके नेतृत्व में आउवा किले को घेरा? हाम्स के नेतृत्व में आउवा किले को घेरा था। पृथ्वी सिंह को किले का दायित्व सौंपकर कुशाल सिंह निम्नलिखित के पास शरण लिए थे। पृथ्वी सिंह कौन था? तो लांबिया ठिकाने के जागीरदार थे पृथ्वी सिंह, जिन्हें दायित्व देकर कुशाल सिंह चंपावत सलुम्बर ठिकाने उदयपुर के ठाकुर केसरी सिंह के यहाँ गए। कोठारिया ठिकाने के ठाकुर जोध सिंह के यहाँ गए। केसरी सिंह और जोध सिंह के यहाँ शरण ली थी किसने? कुशाल सिंह चंपावत ने। 24 जनवरी 1858 को आउवा किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। आउवा में क्रांति का दमन करने का श्रेय किसे है? तो कर्नल हाम्स को है। आउवा में क्रांति का दमन किसने किया? कर्नल हाम्स ने। हाम्स द्वारा सुगाली माता की मूर्ति आउवा से अजमेर ले जाई गई। किसने सुगाली माता की मूर्ति को आउवा से अजमेर लेके गया? कौन लेके गया? तो कर्नल हाम्स लेके गया। कहाँ से लेके गया? तो आउवा से। कहाँ लेके गया? अजमेर लेकर के गया। वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति कहाँ है? तो पाली के बागड़ संग्रहालय में स्थित है। सुगाली माता की मूर्ति कहाँ पे है? तो वर्तमान में पाली के बांगड़ संग्रहालय में स्थित है। यह आउवा ठिकाने की कुलदेवी मानी जाती थी। कौन? सुगाली माता। सुगाली माता को काले पत्थर की मूर्ति के 10 सिर और 54 हाथ दर्शाए गए हैं। सुगाली माता के कितने सिर? तो 10 सिर। कितने हाथ? 54 हाथ दर्शाए गए हैं, जो वर्तमान में पाली के बागड़ संग्रहालय में रखी गई हैं। आउवा ठिकाने की कुलदेवी भी सुगाली माता को कहते हैं, जिसे हाम्स आउवा से अजमेर लेकर के गया था। कुशाल सिंह ने 1860 में नीमच छावनी में आत्मसमर्पण कर दिया था। इसकी जांच के लिए टेलर कमीशन गठित किया और इन्हें अपराध मुक्त घोषित किया गया था। कुशाल सिंह ने नीमच छावनी में आत्मसमर्पण कब किया? 1860 में किया। कुशाल सिंह के खिलाफ जांच करने के लिए किस कमीशन का गठन किया गया? टेलर कमीशन का। या टेलर कमीशन का संबंध किस क्रांति से है? आउवा क्रांति से है। क्यों? क्योंकि कुशाल सिंह भी आउवा क्रांति के जांच के लिए ही ये टेलर कमीशन गठित किया गया था। उदयपुर 1864 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कोटा में क्रांति हो जाती है 15 अक्टूबर 1857 से 30 मार्च 1858 तक। कोटा में क्रांतिकारियों ने समानांतर सरकार का गठन किया था। किस क्रांति में क्रांतिकारियों ने समानांतर सरकार का गठन किया था? तो कोटा में क्रांतिकारियों ने समानांतर सरकार का गठन किया था। राजस्थान में सर्वाधिक समय तक कोटा में क्रांति हुई थी। सर्वाधिक समय तक चलने वाली क्रांति कौन सी? कोटा क्रांति। कोटा की क्रांति को सर्वाधिक व्यवस्थित क्रांति माना जाता है। सबसे व्यवस्थित क्रांति कौन सी थी? तो कोटा की क्रांति। कोटा के तत्कालिक शासक राम सिंह सेकंड को क्रांतिकारियों ने नजरबंद किया था। ठीक है, किसे? तो राम सिंह सेकंड थे कोटा के तत्कालिक शासक, जिन्हें क्रांतिकारियों ने नजरबंद कर लिया। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो मेजर बर्टन थे। नेतृत्व कौन किया था? तो लाला जयदयाल
कामा भरतपुर के थे, मेहराब खां करौली के थे। इन लोगों ने कोटा में क्रांति का नेतृत्व किया था, लाला जयदयाल और मेहराब खां। क्रांति करने वाली सैनिक टुकड़ी नारायणी पलटन और भवानी पलटन। इंपॉर्टेंट है, नारायणी पलटन और भवानी पलटन का संबंध किस क्रांति से है? तो कोटा क्रांति से है। कोटा क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लाला जयदयाल और मेहराब खां ने नेतृत्व किया था कोटा में। क्रांतिकारियों ने 5 अंग्रेजों की हत्या कर दी थी, जिसमें बर्टन था पॉलिटिकल एजेंट, फ्रैंक था पॉलिटिकल एजेंट का बेटा, आर्थर था पॉलिटिकल एजेंट का बेटा, डॉक्टर सेडलर और डॉक्टर काटम। 5 क्रांतिकारी अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई क्रांतिकारियों के द्वारा, जिसमें बर्टन, ठीक है, जिसमें कौन था? बर्टन था, फ्रैंक था, आर्थर था, डॉक्टर सेडलर था और डॉक्टर काटम था। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन का सिर काटकर गलियों में घुमाया था। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन का सिर काटकर गलियों में घुमाया। यह किस क्रांति से संबंधित है? कोटा क्रांति से। ठीक है, बात करते हैं 30 मार्च 1858 को अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने करौली महाराज मदन पाल सिंह की सहायता से कोटा पर विजय प्राप्त की। जयदयाल और मेहराब खां को मृत्युदंड दिया गया था। जयदयाल और मेहराब खां वही नेतृत्वकर्ता हैं जिन्होंने कोटा में नेतृत्व किया था। ठीक है ना? तो इसलिए जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट है। नारायणी पलटन, भवानी पलटन जरूर याद रखिएगा कि इनका संबंध किससे है? कोटा से है। कोटा महाराजा राम सिंह सेकंड के सम्मान में दी जाने वाली तोपों की सलामी को घटा करके 13 कर दिया गया, 17 से घटा करके 13 कर दिया गया, तथा करौली महाराज मदन पाल सिंह के तोपों की सलामी संख्या 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई थी। कोटा के महाराज राम सिंह जो हैं, इनकी सलामी घटा दे रहा है, 17 से 13 कर दिया, और जो करौली महाराज मदन पाल सिंह हैं, इनके तोपों की सलामी 13 से बढ़ा करके 17 कर दी गई थी। अपनों को अपनों से लड़ा करके अंग्रेज मौज किए हैं, देख सकते हो आप लोग। अंग्रेजों ने मदन पाल सिंह को GCSI अर्थात ग्रेट कमांडर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का सम्मान दिया था। अंग्रेजों ने किसे ग्रैंड कमांडर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का सम्मान दिया? करौली महाराज मदन पाल सिंह को। जनानी ड्योढ़ी की सुरक्षा के लिए कोटा शासक राम सिंह सेकंड ने किसे पत्र लिखा था? तो महाराजा स्वरूप सिंह को पत्र लिखा था, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जनानी ड्योढ़ी की सुरक्षा के लिए राम सिंह सेकंड कोटा वाले ने किसे पत्र लिखा था? तो महाराजा स्वरूप सिंह को पत्र लिखा था। धौलपुर में क्रांति होती है 27 अक्टूबर 1857 को। धौलपुर के शासक भगवंत सिंह, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। नेतृत्वकर्ता कौन था धौलपुर में क्रांति का? तो हीरा लाल देवा गुर्जर रामचंद्र। हीरा देव राम धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्वालियर और इंदौर के विद्रोही सैनिकों ने यहाँ पर क्रांति आरंभ की। बहुत महत्वपूर्ण, आगे हम बताएंगे। अंग्रेजों ने पटियाला से सिख सैनिकों को भेजकर धौलपुर में क्रांति का दमन किया था। इस प्रकार धौलपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां क्रांति आरंभ करने वाले और क्रांति का दमन करने वाले दोनों बाहरी थे। कौन सी ऐसी रियासत थी जहां क्रांति शुरू करने वाले और क्रांति का दमन करने वाले दोनों बाहरी थे? तो धौलपुर की एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां क्रांति भी बाहर वाले किए। कि क्रांति तो ग्वालियर और इंदौर के विद्रोही सैनिक कर रहे हैं, दमन कौन कर रहा है? तो पटियाला पंजाब से सिख सैनिक आकर के दमन कर रहे हैं। तो न तो स्टार्ट करने वाले यहाँ के, न तो दमन करने वाले यहाँ के, दोनों बाहरी थे और एकमात्र ऐसी रियासत धौलपुर थी। बात करते हैं अन्य प्रमुख शासकों की भूमिका। सरदार सिंह के बारे में बात करें, जो बीकानेर के थे। इन्होंने क्रांति का दमन करने में अंग्रेजों की सहायता की। वर्तमान के हांसी, हिसार, सिरसा क्षेत्र में क्रांति का दमन करने में सहयोग किया। इस प्रकार राजपूताना से बाहर जाकर क्रांति का दमन करने वाले एकमात्र राजपूत शासक कौन है? सरदार सिंह बीकानेर वाले। अर्थात राजपूताना से बाहर जाकर क्रांति का दमन करने वाले एकमात्र राजपूत शासक कौन है? तो सरदार सिंह हैं, जो बीकानेर के थे। ये अपने राजपूताना से बाहर जाकर के क्रांति का दमन करने वाले एकमात्र राजपूत शासक हैं, सरदार सिंह।
अंग्रेजों ने सरदार सिंह को टिब्बी परगने के 41 गांव भेंट किए और सीकर युद्ध में पराजित होने के बाद तात्या टोपे के 600 सैनिकों ने सरदार सिंह के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। तात्या टोपे के कितने सैनिकों ने? तो 600 सैनिकों ने सरदार सिंह के समक्ष अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। राम सिंह सेकंड जयपुर के बारे में पढ़ते हैं। अंग्रेजों का साथ इसने भी दिया। राम सिंह सेकंड जयपुर जून 1858 के अलीनगर युद्ध में पराजित होने के बाद तात्या टोपे ने सहायता प्राप्त करने हेतु राम सिंह सेकंड को पत्र लिखा, परंतु राम सिंह सेकंड ने सहायता नहीं किया। अलीनगर युद्ध में पराजित होने के बाद तात्या टोपे ने किसे पत्र लिखा था? राम सिंह सेकंड जयपुर को। तात्या टोपे पत्र लिखते हैं कि भैया राम सिंह सेकंड जी हमारी मदद करिए, लेकिन राम सिंह सेकंड जयपुर वाले तात्या टोपे को साफ मना कर देते हैं कि हम आपकी सहायता नहीं करेंगे। इसीलिए अंग्रेजों ने राम सिंह को सितारे हिंद उपाधि और कोटपुतली की जागीर प्रदान की थी। अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि किसे दी थी? तो राम सिंह सेकंड जयपुर वाले को, और कोटपुतली की जागीर भी इसे दी थी क्योंकि इसने अपनों का साथ नहीं दिया था। बात करेंगे आगे महारावल रणजीत सिंह जैसलमेर के। रणजीत सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया और इन्हें 2000 रुपये की भेंट प्रदान की अंग्रेजों ने। राम सिंह बूंदी वाले, इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारियों का साथ दिया। इनके दरबारी साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण या मिश्रण। रचना कौन सी है? तो वंश भास्कर वीर सतसई किसकी रचना है? वंश भास्कर वीर सतसई, ये दोनों सूर्यमल मिश्रण या सूर्यमल मिश्रण की रचना है। किसके दरबारी साहित्यकार थे? तो राम सिंह बूंदी के दरबारी साहित्यकार थे सूर्यमल मिश्रण। और राम सिंह अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। सूर्यमल मिश्रण मैं इसलिए बार बार फोकस कर रहा हूँ कि पूछ लेता है सूर्यमल मिश्रण किसके दरबारी साहित्यकार थे? तो राम सिंह बूंदी के दरबारी साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण थे। इनकी दो रचना वंश भास्कर और वीर सतसई इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। क्रांति के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो अमरचंद बाठिया, ये मूलतः बीकानेर के थे। अमरचंद बाठिया कहाँ के थे? बीकानेर के थे। ग्वालियर में ये सोने का व्यापार करते थे, सर्राफा व्यापारी थे। ग्वालियर में इनको नगर सेठ का सम्मान तथा कोषाध्यक्ष का पद प्राप्त था। अमरचंद बाठिया 1857 की क्रांति के समय अमरचंद बाठिया ने रानी लक्ष्मीबाई तथा तात्या टोपे की सहायता किए थे। 1857 की क्रांति के समय अमरचंद बाठिया ने किसका सहायता किया? तो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे का सहायता किया। बाठिया जी ने ग्वालियर का खजाना लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे को सौंप दिया था। अमरचंद बाठिया। ग्वालियर के शासक जीवाजीराव सिंधिया ने अंग्रेजों की सहायता से पुनः ग्वालियर पर अधिकार किया। 22 जून 1858 को ग्वालियर के सर्राफा बाजार में नीम के वृक्ष पर अमरचंद बाठिया को फांसी दी गई। यहीं पर इनका स्मारक भी बना है। अमरचंद बाठिया का स्मारक कहाँ बना है? तो याद रखिएगा ग्वालियर में। इसके पीछे था कौन? जीवाजीराव सिंधिया, ग्वालियर के शासक थे। अंग्रेजों की सहायता करते हैं और उस सहायता से ग्वालियर पर अधिकार कर लेते हैं। साथ ही साथ 22 जून 1858 को ग्वालियर के सर्राफा बाजार में नीम वृक्ष पर अमरचंद बाठिया जी को फांसी दे दी जाती है, ग्वालियर में ही। उपनाम क्या था अमरचंद बाठिया जी का? तो राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं किसे? अमरचंद बाठिया जी को। राजस्थान का प्रथम बलिदानी किसे कहते हैं? अमरचंद बाठिया जी को। 1857 की क्रांति का भामा शाह जैसे शब्दों से सम्मान दिया गया था अमरचंद बाठिया जी को। राजस्थान का प्रथम बलिदानी, राजस्थान का मंगल पांडे, 1857 की क्रांति का भामा शाह कौन है? अमरचंद बाठिया। बात करते हैं तात्या टोपे जी के बारे में। ये मूलतः महाराष्ट्र के यवला येवूर गांव के निवासी थे। तात्या जी के पिता का नाम था पांडुरंग भट्ट। तात्या टोपे की माता का नाम था रुक्मा देवी।
क्रांति के समय ये नाना साहिब के सेनापति थे। इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। 1857 की क्रांति में तात्या टोपे ने नानी साहिब, जिन्हें धुंधु पंत के नाम से भी जानते हैं, और लक्ष्मीबाई की सहायता की। तात्या टोपे ने राजस्थान में 2 बार प्रवेश किया, जो निम्नलिखित है, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पूर्वी राजस्थान में जून 1858 में प्रवेश किया, और मेवाड़ में भीलवाड़ा क्षेत्र से 8 अगस्त 1858 को प्रवेश किया था। ठीक है, पूर्वी राजस्थान में जून 1858 में प्रवेश किया, मेवाड़ में भीलवाड़ा क्षेत्र से 8 अगस्त 1858 को प्रवेश किया था। मांडलगढ़ के पास कोठारी नदी के किनारे 9 अगस्त 1858 को कुआड़ा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स की सेना से पराजित हुआ। इस युद्ध के बाद राजसमंद गए। यहाँ कोठारिया के जोत सिंह ने तात्या टोपे को शरण दिया था। तात्या ने नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर के दर्शन किए और अंग्रेजों के आगमन की सूचना पर झालावाड़ चले गए थे। यहाँ के शासक पृथ्वी सिंह को पराजित कर स्वयं को झालावाड़ का शासक घोषित किया। किसने? तात्या टोपे ने। ठीक है, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन किए और अंग्रेजों के आगमन की सूचना पर झालावाड़ जाते हैं और झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को पराजित करके स्वयं को झालावाड़ का शासक घोषित करते हैं तात्या टोपे। अंग्रेजी सेना के दबाव के कारण तात्या टोपे को झालावाड़ छोड़ना पड़ा और ये मध्य प्रदेश चले गए। दूसरी बार प्रवेश करते हैं 11 दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा रियासत से। तात्या ने बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह को पराजित कर बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया था। दूसरी बार प्रवेश करते समय किसे पराजित किया? तो बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह को पराजित किया और बांसवाड़ा पर अधिकार प्राप्त कर लिया। यहाँ से सलुम्बर के ठाकुर केसरी सिंह के पास गए। केसरी सिंह ने तात्या की सहायता की थी। सलुम्बर के ठाकुर कौन थे? केसरी सिंह। और केसरी ने तात्या की सहायता की और प्रतापगढ़ में अंग्रेज अधिकारी लीन माउथ और मेजर रॉक की सेना से तात्या पराजित हुए थे। किससे? तो अंग्रेज अधिकारी लीन माउथ और मेजर रॉक की सेना से तात्या पराजित होते हैं। प्रतापगढ़ में यहाँ से मंदसौर, कोटा, बूंदी, टोक होते हुए सीकर पहुँच जाते हैं। कहाँ? मंदसौर, कोटा, बूंदी, टोक होते हुए कहाँ पहुँचते हैं? सीकर। एक प्रश्न बनता है कि वह कौन सा जिला है जहाँ पर तात्या कभी नहीं गए? तो जैसलमेर। लिख लीजिएगा, जैसलमेर कभी नहीं गए थे तात्या। टोंक की महिलाओं ने तिलक लगाकर तात्या का स्वागत किया। कहाँ की महिलाओं ने तिलक लगाकर तात्या का स्वागत किया था? तो टोंक की महिलाओं ने। और तात्या का सर्वाधिक हस्तक्षेप टोंक रियासत में माना जाता है। सीकर के युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं जो जनवरी 1859 में हुआ। तात्या इस युद्ध में हॉम्स की सेना से पराजित हुए। यह तात्या के जीवन का अंतिम युद्ध था। तात्या के जीवन का अंतिम युद्ध कौन सा? सीकर का युद्ध। राव राजा भैरव सिंह ने तात्या को सीकर में प्रवेश करने से रोकने का प्रयास किया। तात्या को सीकर में प्रवेश करने से रोकने का प्रयास किसने किया? तो राव राजा भैरव सिंह ने। अंग्रेजों ने सीकर से बाबोसरगढ़ को बारूद से उड़ा दिया था। किसे? तो सीकर में बाबोसरगढ़ को बारूद से उड़ा दिया था अंग्रेजों ने। तात्या के 600 सैनिकों ने बीकानेर शासक सरदार सिंह के पास शरण ली थी। नरवर ठिकाने के ठाकुर मान सिंह नरूका ने तात्या को शरण दी और मान सिंह नरूका के विश्वासघात के कारण 7 अप्रैल 1859 को तात्या को बंदी बनाया गया। 18 अप्रैल 1859 को सिप्रा नदी के तट पर सिप्री या शिवपुरी नामक स्थान पर अंग्रेजों द्वारा तात्या को फांसी दी गई थी। तात्या को फांसी किस नदी के किनारे दी गई? तो सिप्रा नदी के तट पर। स्थान था सिप्री या शिवपुरी। कब दी गई? 18 अप्रैल 1859 को। इस फांसी का विरोध करते हुए सावर्स ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि इस फांसी के लिए किसने अनुमति दी तथा किसने पुष्टि की थी।
बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन हो जाएगा कि आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि इस फांसी के लिए किसने अनुमति दी तथा किसने पुष्टि की, वह किसकी फांसी से संबंधित था। तो तात्या की फांसी से संबंधित था, जो 18 अप्रैल 1859 को शिप्रा नदी के शिवपुरी या सिप्री नामक स्थान पर अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती दी थी। किसने पूछा? तो सावर्स ने यह कोटेशन कहा था। मालेसन, पर्सी क्रॉस, लंदन टाइम्स, W.H. रसेल ने तात्या की बड़ाई की थी। किसने? तो पालेसन, पर्सी क्रॉस, लंदन टाइम्स, W.H. रसेल ने तात्या की बड़ाई की थी, फिर भी उन्हें ज़बरदस्ती फांसी दिया। उस पर सावर्स कहता है कि आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि इस फांसी के लिए किसने अनुमति दी और किसने इसकी पुष्टि की थी। डूंगर जी जवाहर जी के बारे में पढ़ते हैं। ये सीकर के रहने वाले थे। ये मूलतः सीकर जिले के भठोट पाटोदा के निवासी थे। ये दोनों रिश्ते में काका भतीजा थे। शेखावाटी रेजिमेंट के संस्थापक मेजर फॉरेस्ट। इस रेजिमेंट का मुख्यालय झुंझुनू था। शेखावाटी रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ था? झुंझुनू। इस रेजिमेंट में डूंगर जी को रिसालदार के पद पर नियुक्त किया गया था। किस रेजिमेंट में? तो शेखावाटी रेजिमेंट में रिसालदार के पद पर थे। किस पद पर थे डूंगर जी? तो रिसालदार के पद पर थे। किसने नियुक्त किया था? तो मेजर फॉरेस्ट, क्योंकि वही शेखावाटी रेजिमेंट का संस्थापक था। ठीक है। 1847 ईस्वी में डूंगर जी ने रिसालदार के पद को छोड़कर जवाहर जी, कहीं कहीं जवाहर जी भी मिल जाता है, के साथ मिलकर अंग्रेज के नसीराबाद सैनिक छावनी को लूट लिए थे। ये डूंगर जी और जवाहर जी गजब के आदमी थे। ये अंग्रेज़ों से लूटते या बड़े बड़े आदमियों को लूटते और गरीबों के लिए ये मसीहा थे। उनकी बेटियों की शादी, उनके परिवार का खर्च करने के लिए सब दान कर देते। अपने पास कुछ नहीं रखते, जितना लूट के लाते खाने पीने भर का अपने पास रखते, बाकी सब गरीबों में बांट देते। इसलिए डूंगर जी जवाहर जी पूजनीय हैं, उनकी पूजा किया करिए आप लोग। कहाँ के सैनिक छावनी को लूटा था? तो 1847 में नसीराबाद सैनिक छावनी को लूट लिया था। अंग्रेजों ने डूंगर जी को धोखे से बंदी बनाया और आगरा के किले में रखा था। अंग्रेजों ने डूंगर सिंह को किस किले में रखा था? तो आगरा के किले में। जवाहर जी ने लोटिया जाट, करड़िया मीणा, सावंता नाई, इन सभी के साथ मिल करके डूंगर जी को आगरा के किले से मुक्त करा लेते हैं, वहाँ से भगा ले जाते हैं। शादी वादी में गए थे, पंडाल लगा के, घात लगा के बैठे, सबको आपस में कहानी कथा सुनाते हुए अपने में मिलाए, क्योंकि भाई से अंग्रेज तो बहुत कम थे, सब भारतीय ही अंग्रेजों के पक्ष में लड़ते थे। चाहे जलियांवाला बाग देख लीजिए आप, नरसंहार हुआ, वहाँ सब अंग्रेज थोड़ी से थे गोली चलाने वाले, अपनों ने अपनों की हत्या की है। डूंगर जी को जब आगरा के किले में बंदी बना के रखता है, जवाहर जी लोटिया जाट, करड़िया मीणा, सावंता नाई से मिलते हैं और उनको आगरा किले से मुक्त करा लेते हैं। अंग्रेजों ने जोधपुर व बीकानेर रियासत की सहायता से डूंगर जी व जवाहर जी के विरुद्ध सैनिक अभियान चलाया था। किसके किसके सहायता से? जोधपुर और बीकानेर रियासत की सहायता से। डूंगर जी को मेहरानगढ़ दुर्ग में रखा और जवाहर जी को बीकानेर, डूंगर जी को मेहरानगढ़ में और जवाहर जी को बीकानेर में नज़रबंद करके रखा। अंग्रेजों के दबाव के बाद भी रतन सिंह बीकानेर के शासक ने जवाहर जी को नहीं सौंपा था। ये एक थोड़ा सा दिलेरी वाली बात थी। रतन सिंह बीकानेर के शासक थे, उन्होंने जवाहर जी को अंग्रेजों को नहीं दिया। डूंगर जी की मृत्यु जोधपुर में हुई। कागा नामक स्थान पर इनका अंतिम संस्कार किया गया। डूंगर जी की मृत्यु कहाँ हुई? जोधपुर। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में रखे गए थे, तो जोधपुर में इनकी मृत्यु होती है और कागा नामक स्थान पर इनका अंतिम संस्कार किया जाता है डूंगर जी का। और शेखावाटी में डूंगर जी जवाहर जी को लोक देवता के रूप में, सीकर, चूरू, झुंझुनू, जो ये शेखावाटी है ना, सीकर, वर्तमान में सीकर, चूरू, झुंझुनू, तो यहाँ पे लोक देवता के रूप में भी माना जाता है डूंगर जी जवाहर जी को। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट 1857 से संबंधित क्रांति रही। कैसा रहा? अगर आपको भी मज़ा आया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए पवन सूत एकेडमी।